आप सुन रहे हो डरावनी कहानी, वो भी मेरी जुबानी। क्या दोस्तों, आप लोगों ने कभी किसी भूत को देखा है? अगर नहीं भी देखा तो आज हम एक भूत से आपको रूबरू करवाएंगे। रात का समय होता है, चारों तरफ घना अंधेरा होता है, चांद बादलों में सिमटा हुआ था। सन्नाटे को उन डरावनी आवाज ने भंग किया जो बिखरे बालों वाली उस लड़की के मुंह से निकल रही थी। इस समय वो उस जंगल के बीचों बीच मौजूद थी। खंडरनुमा इमारत के सामने वो खड़ी थी। चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी और उसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। डरावनी आवाज निकलती हुई उस खस्ता हाल में इमारत में घुसती चली गई। अंदर कुछ प्रकाश सा दिखाई दे रहा था और तीन आदमी बैठे दारू और मांस पर हाथ साफ कर रहे थे। उनमें से एक की नजर जब दरवाजे पर मौजूद एक काली परछाई पर पड़ी तो वो बोल उठा, कौन है बे वहां? दूसरा बोला, कहीं कल्लू तो कुत्ते की तरह सूंघता हुआ नहीं आ गया? उसकी इस बात पर सभी हंसने लगे, मगर यह हंसी उनकी आखिरी हंसी साबित हुई, क्योंकि उस चुड़ैल नुमा औरत के नुकीले नाखून उनमें से एक के पेट में घुस गए। अलग फाड़कर चीखा वह और उसके जिस्म से खून का फवारा फूट पड़ा। यह हौलनाक नजारा देखकर वहां मौजूद दूसरे लोग की गिल्ली पैंट हो गई। उनमें से एक तो चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा, मगर दूसरे की किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी। एक तो निपटा पर वह चुड़ैल से बचे हुए उस दूसरे आदमी पर झपटी। उस मौत के बला से बचने के लिए उसने आखिरी कोशिश के रूप में हमले का विकल्प चुना। उसने जल्दी से वहां रखी बोतल को जमीन पर मारकर फोड़ लिया और जैसे ही चुड़ैल उस पर चपटी, खचखच की आवाज हुई और बोतल का पेना कांच उसके पेट में घुसा चला गया। न न न नहीं, जोरदार चीख के साथ माया अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। सांसें बहुत तेज चल रही थी, जैसे वह कहीं दूर से दौड़कर आई हो। उसने जल्दी से लाइट जलाई और इधर उधर का निरीक्षण साकर करने के बाद उसे यकीन हुआ कि वह घर पर ही है और कुछ देर पहले जो घटा था वह एक बुरा सपना था और बहुत डरावना सपना। ऐसा भयानक सपना जिसमें वह खुद को एक चुड़ैल के रूप में देख रही थी। सुबह उसने अपने माता पिता को जब इस सपने का जिक्र किया तो चिंतित हो उठे, क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि पिछले एक महीने में कई बार माया के साथ इसी प्रकार के डरावने सपने आ रहे थे। शुरू में तो माया ने इनको साधारण सपना ही समझा, लेकिन बार बार ऐसे भयानक सपने आना कहीं अनहोनी का संकेत तो नहीं, या फिर इन सपनों के जरिए कोई आत्मा उनको कुछ बताना चाहती हो। यह सब सोचते हुए उसने इन सपनों का जिक्र अपनी माँ से किया। उसके बाद माँ बेटी मनोचिकित्सक के पास गई, जिनका नाम शहर के जाने माने मनोचिकित्सकों में से एक था। उनका नाम था डॉक्टर मनोहर गुप्ता। उन्होंने कुछ दवाई और कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी, मगर डॉक्टर से मिलने के बाद एक सप्ताह बाद ही आज फिर माया को एक भयानक सपना आ चुका था। सब माया के पापा को उनके एक मित्र ने सलाह दी कि वो किसी पैरानॉर्मल विशेषज्ञ से मिले, उसके बारे में इसकी सलाह ले तो बेहतर रहेगा। और वह एक ऐसे आदमी को जानते भी थे जो भूत और प्रेतों और भटकती रूहों के विषय में बहुत कुछ समझते थे। उनका नाम पल भिक्षु, जो किसी तांत्रिक जैसे पहनावा पहनते थे। उन्होंने बताया कि यह कोई भटकती रूह है जिसका कोई ना कोई नाता माया से हो रहा है, और यह सपने में आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वह आत्मा कुछ चाहती है, मगर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह आत्मा माया से क्या चाहना चाहती है या कुछ और। एक बात तो अवश्य कह सकता हूं कि समय के साथ साथ इन सपनों का बुरा असर माया के जीवन पर भी पड़ सकता है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि इन्हें सपने और हकीकत में फर्क भी महसूस नहीं होगा, और इस हालत में ये कुछ गलत भी कर सकती है। इन सब का स्थायी इलाज फिलहाल तो संभव नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ हद तक ये सब काबू में करने के लिए मैं ताबीज दे रहा हूं।
जब तक ये माया के पास रहेगा फातिमा इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगले दिन ही माया ने अपूर्व को यह सब बताया जो पिछले काफी समय से उसके साथ घट रहा था। यह सब सुनकर वह हैरान रह गया। वह माया को बहुत प्यार करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। माया के माँ बाप को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। सब कुछ सही चल रहा था, मगर अचानक ही यह रहस्य और डरावने सपनों का आगमन आ जाता है। माया की जिंदगी में यह हलचल मचा चुका था, मगर अपूर्व ने साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं हरदम तुम्हारे साथ खड़ा हूं। गम हो या खुशी सब हंसकर रहेंगे। माया ने जज्बाती होकर उसको गले लगा लिया। माया के मम्मी पापा आज भी बाजार गए हुए थे। वह घर पर अकेली थी, कुर्सी पर बैठे हुए एक किताब पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख तब खुली किसी के उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा उसके कंधे पर रख दिया हो, इसीलिए उसकी नींद खुल गई। उसने चौंक कर इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वहां उसके सिवा कोई नहीं था। वह दोबारा आंखें बंद करने वाली थी कि अचानक से उसे किचन में से कोई बर्तन गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर कुर्सी से उठ गई और वह किचन की तरफ बढ़ चली। जब उसने किचन के भीतर झांका तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वहां कोई औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे। एक पल को चौंक सी गई। वह उस औरत को पहचान का प्रयत्न कर रही थी। कौन हो तुम? क्यों अंदर कैसे आ गई? उस रहस्य में औरत ने जब चेहरे से अपने बाल हटाए तो उसकी सूरत देखकर चौंक पड़ी माया। नंदिनी तुम? हाँ, वह नंदिनी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो स्कूल और कॉलेज में उसके साथ ही पढ़ी थी। मगर फिर एक दिन रहस्यमय तरीके से वह कहीं गायब हो गई थी और एकाएक वही या कैसे आ गई। और उसे उसके सवालों के जवाब मिलते उससे पहले नंदिनी ने जोर से उसका हाथ पकड़ा और घर के पार खींच गई। ये तुम क्या कर रही हो नंदिनी? मुझे कहाँ ले जा रही हो? चीखी माया, मगर जैसे उसके खींचने और चिल्लाने का नंदिनी पर कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर भी कुछ समय बाद आश्चर्यजनक रूप से माया उसी खंडर के सामने खड़ी थी जो पहली बार वह सपने में देख चुकी थी और चौंक पड़ती थी। माया की सब सपना है या हकीकत, उसी उलझन में पड़ी थी। वह कि तभी उसके सामने डरावनी शक्ल के साथ नंदिनी एकदम से आ गई। उसका शरीर हरे रंग का था, आंखें जैसे क्रूरता बरस रही हो। पहली बार माया ने उसकी डरावनी आवाज सुनी, यहाँ आना ही होगा तुझे, हर हाल में, वरना तेरे चैनों का सुकून सब छीन लूंगी। मेरे गुनहगारों को मारना ही होगा, मैं इंतकाम लूंगी, जरूर लूंगी। यह कहकर वह हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। उसकी शैतानी हंसी माया का दिल दहल उठा था। वह वहां से भागना चाहती थी, मगर जैसे ही उसके पैर जाम हो रह गए, हर पल नंदिनी का रूप और भयानक होता जा रहा था। माया डर से चीखना चाहती थी, मगर दहशत उस पर कुछ इस तरह से हावी थी कि उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। माया, माया। जब उसकी आंखें खुली तो कोई बुरी तरह झंडोर कर उठा। माया जब कुछ समझने के लायक हुई तो उसे सामने ही अपनी माँ दिखाई दी जो उसे नींद से जगा रही थी। जल्दी ही माया समझ गई कि फिर से एक भयानक सपना देख लिया। अब की बार वह माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने हौसला देते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर। अगले दिन माया और अपूर्व नंदिनी के माँ बाप के पास गए और माया ने नंदिनी की माँ से नंदिनी के बारे में पूछा कि आंटी, नंदिनी के बारे में पुलिस क्या कहती है। निराशा होकर आंसू के साथ बताया। उन्होंने शुरू में तो पुलिस सरगर्मी में नंदिनी की तलाश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी गुमशुदगी पुलिस की फाइलों में ही गुम होकर रह गई। मगर आज उस घटना के इतने दिनों के बाद आज तू उसका जिक्र क्यों कर रही है बेटा? क्या तुझे नंदिनी के बारे में कुछ पता चला? नहीं नहीं आंटी, मगर मुझे बार बार नंदिनी के सपने आते हैं
जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती है। जब माया ने उनको सब कुछ बताया तो उनके मुंह से आह निकल गई। लगता है मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर एक बार उसका चेहरा ही दिख जाए, बस जिंदा या मुर्दा, यह कहकर वो रोने लगी। उनके पति ने उनको संभाला। अपूर्व और माया ने वहां से विदाई ली। अब उनका अगला ठिकाना था पुलिस स्टेशन। वहां जाकर उन्होंने नंदिनी विषय की पूछताछ की, मगर इंस्पेक्टर रोशन तनेजा ने स्पष्ट कर दिया, देखो भाई, इस तरह के हजारों केस हर साल फाइलों में दर्ज होते और उनमें से आधे कभी हाल ही नहीं हो पाते। कारण पता है क्या होता है? अब जवान लड़की और लव सब के चक्कर में पड़ गई होगी और घर वाले समझते हैं कि उनकी बेटी को किसी गायब कर दिया। आप ऐसे गैर जिम्मेदार बयान कैसे दे सकते इंस्पेक्टर साहब? अपूर्व ने नाराजगी से कहा। अगर आप पुलिस को उनकी जिम्मेदारी नहीं समझाए तो बेहतर रहेगा, इंस्पेक्टर कहता है। मगर माया को वहां एक पल भी रुकना गवार नहीं था। यह अपूर्व को लेकर वहां से निकल पड़ती है। अब जो कुछ भी करना था हमें खुद ही करना है। वो सोचते हैं कि आखिरकार माया के साथ यह सब कुछ क्या हो रहा था। दोस्तों, हम जल्दी इसका भाग 2 लेकर आएंगे। तब तक आप रहस्य घटना में बने रहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं रहस्य घटना में।